नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो अपना जो कोर्स है यूजीसी नेट जेआरएफ का, उसमें हम पॉलिटिकल साइंस की जो आपको जो डेमो वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, 2 से 3 मैंने आपको बताया था कोर्स लॉन्च करने के टाइम पे कि हम आपको कोर्स लेने से पहले जो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन होते हैं कि जो टीचर का जो पढ़ाने का स्टाइल है, या कैसे पीपीटी हमें मिलेगी या कैसे नोट्स मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में जो ये अपनी पहली जो डेमो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसमें, तो इसमें जो है आज हम जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के एक थिंकर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से आगे जो अपना कोर्स है वो हम लेके चलने वाले हैं। इस वीडियो में आपको अंदाजा हो जाएगा। और जुड़े रहें लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ। और ये जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो लोग जो दिसंबर 2024 का जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जून 2024 का एग्ज़ाम है ये कैंसिल हो गया है तो ये अभी होगा नहीं। तो जितना एनटीए के ऊपर अभी प्रेशर है उस हिसाब से यही होगा कि जो एनटीए जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो जल्दी से जल्दी जारी करेगा। ठीक है, और अगले 1 से 1.5 महीने में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो एग्जाम है जून 2024 का वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, और जो दिसंबर 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसकी जो कोर्स के बारे में मैंने बताया था उसकी ये डेमो वीडियो होने वाली है। और इसके साथ आपका जो जून 2024 के जो लोग हैं जिनको रिवीजन की ज़रूरत है, उनका भी हम वीडियोस लेके आएंगे जिसमें फास्ट जल्दी आपका रिवीजन हो पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वीडियो। इसमें हम पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, यूनिट्स जो पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गया अपना, और इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो गया, यहाँ इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो गया अपना। ठीक है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इंस्टीट्यूट इन इंडिया हो गया, गवर्नेंस इन इंडिया हो गया। तो ये सब चीज़ें मिला के जो अपनी 10 यूनिट बनती हैं यूजीसी की, उसमें से आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आज थोड़ा सा प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेटो की क्या आइडियोलॉजी थी, क्यों उन्होंने जो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली दिया था, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी दिया था, जो उनकी जो बचपन कैसा बीता था उनका। क्योंकि कभी भी जो भी थिंकर हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनका सबसे बड़ा यही होता है कि उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, उस हिसाब से वो थ्योरी देते हैं, उस हिसाब से उनके आइडियाज जनरेट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपसे पूछे कि मान लो आपकी सिस्टर है, आपकी मदर है, वो बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे हैं, बाहर पढ़ते हैं, अपनी जॉब करते हैं, एमएनसीज में जॉब करते हैं, या कि सिविल सर्विसेज में अपना वर्क करते हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए कि वुमेन एम्पावरमेंट पे अपने थॉट्स बताओ, तो आपके वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे नहीं रहे हैं। यहीं पे हम, यदि आपको निर्भया केस के बारे में पता होगा दिल्ली का, उसी में यदि इसका एग्जाम्पल ले और उनकी फैमिली मेंबर से एक मेंबर को लेके आए और उनसे बोले कि वुमेन एम्पावरमेंट पे या वुमेन की क्या जो कंडीशन है आज के टाइम पे, वो कैसी कंडीशन है, इस पे आप अपने थॉट्स दीजिए या कोई थ्योरी दीजिए, तो वो लाइफ एक्सपीरियंस उनके बहुत ही डिफरेंट होंगे आपसे। इसका बड़ा रीजन है कि उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ एक्सपीरियंस से अलग रहे हैं। वो बताएंगे कि वह जुडिशरी में क्या लूप होल्स है जिनका जो क्रिमिनल है यूज करते हैं। वो बताते हैं कि जुडिशरी में कैसे जो हमें जस्टिस मिलता है वो मिलता तो है लेकिन काफी टाइम बाद मिलता है। तो वो लूप होल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, उन्होंने ये चीजें फेस की हैं। यदि आपने वो चीज फेस नहीं की तो वो आप नहीं बता सकते। जैसे होब्स ने एक बार कहा था, आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर। ऐसा होब्स ने क्यों कहा था कि आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर? इसका एक रीजन है, स्पेसिफिक रीजन है, उनके बर्थ के साथ जुड़ा हुआ है ये चीज। ठीक है, कि मैं और डर एक साथ पैदा हुए थे। ये वो हम जब पढ़ेंगे होब्स के बारे में, जब मैं बताऊंगा इन सब चीजों का, उनकी जो बचपन कैसा बीता है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी थिंकिंग है, उनके थॉट्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वही आज हम प्लेटो के बारे में जानेंगे। और जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, यहाँ पे हम मैप के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि जो वेस्टर्न फिलोसफी है उसका ज्यादातर जो ग्रीस जिसे माना जाता है, ठीक है, ये जो आपका भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में वर्ल्ड मैप बिल्कुल छपा होना चाहिए।
जो मेजर मेजर जो कंट्रीज हैं वो बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। आपको ऐसे नहीं सोचना पड़े कि ये कंट्रीज कहाँ पे हैं। आईआर हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे मैप को रीड किया जाता है, कैसे मैप को याद किया जाता है, ठीक है ये भी। लेकिन आपको मैप रेगुलर, वर्ल्ड मैप रेगुलर आपको देखते रहना है, जिससे आपको ये पता चले कि कौन सी मेजर जो कंट्रीज है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो आपके दिमाग में वर्ल्ड मैप चलना चाहिए, तब जाके आप उन चीजों को इंटरलिंक कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीस के बारे में बात करेंगे, आपका जो ग्रीक फिलोसफी के बारे में बात करेंगे, ये यहाँ पे है। मैसेडोनिया के बारे में बात करेंगे जो एरिस्टोटल से रिलेट करता है। मैकेवली के बारे में बात करेंगे जो इटली से रिलेट करता है। तो ये यहीं पे क्यों थी? इसका सबसे बड़ा एक तो रीजन आता है आपका क्लाइमेट। सबसे बढ़िया, जितना अच्छा क्लाइमेट होगा उतना आप रिलैक्स होगे, उतनी आपकी चीजों की थिंकिंग, चीजों के लिए सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो एनहांस होती है। जितना क्लाइमेट हार्श होता है, जो जहाँ ज्यादातर ये देखा गया है कि जहाँ क्लाइमेट ज्यादा हार्श होता है, ठीक है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम कोल्ड होगी या एक्सट्रीम हीट होगी, तो वहां पे जो थिंकिंग कैपेसिटी है माइंड की वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था मेन रीजन, एक तो क्लाइमेट का सबसे बड़ा रीजन हो गया। एक वहां पे जो करंट में जो सिचुएशंस चल रही थी, कि किस हिसाब से थ्योरीज उन्होंने दी हैं, वहां की जो करंट सिचुएशन थी वो भी काफी बड़ा जो रोल प्ले करती हैं इसमें। ठीक है, तो क्लाइमेट का भी आपको ध्यान, ये काफी बार आपसे पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट का भी ऐसा जो थिंकिंग है उस पे इम्पैक्ट, क्लाइमेट का आपकी थिंकिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। क्योंकि ये जो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यूके के बारे में हम बात करेंगे अपना, तो इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपका क्लाइमेट का आता है कि कितना स्टेबल क्लाइमेट, ठीक है, कितना आपकी जो बॉडी है उसको कम से कम इम्पैक्ट डालता है, वो रिलैक्स करता है आपको। ठीक है, तो अभी जैसे बहुत ज्यादा हीट चल रही है, ठीक है, तो इसमें ज्यादातर माइंड का क्या चलता है कि एकदम ओवर हीट हो रहा है सब कुछ या एक्सट्रीम कोल्ड है, तो दिमाग ज्यादातर जो करंट की सिचुएशन है उन पे कम सोचने लगता है एज कंपेयर टू वो चाहे एक्सट्रीम कोल्ड हो गया, एक्सट्रीम हीट हो गया, इसके बारे में ज्यादा सोचता है। तो क्लाइमेट का बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज पे, कि ये जो थिंकर थे ये अपने ग्रीस हो गया, इटली हो गया, मैसेडोनिया हो गया एरिस्टोटल का, तो इन सब का इम्पैक्ट जो पड़ा था। ठीक है, तो पहले जो थिंकर हम प्लेटो के बारे में थोड़ा बहुत आज पढ़ने वाले हैं, तो इसमें जो 428 जो बिफोर क्राइस्ट से लेके 347, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 80 ईयर जो ये 80 साल तक जिए थे प्लेटो के बारे में। ठीक है, जो प्लेटो 80 साल आपके जिए थे, लेकिन ये जो प्लेटो जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। इस वर्ड का मीनिंग क्या है? इस जो वर्ड है जो प्लेटो को दिया गया था इनाम, ये दिया किसने था? ये इनके जो गुरु थे सोक्रेटिस, उन्होंने ये नाम इनको दिया था। ठीक है, और इस जो वर्ड है प्लेटो, इसका नाम ये होता है कि जिस पर्सन के शोल्डर ब्रॉड होते हैं, चौड़े शोल्डर, ठीक है, चौड़े कंधे वाला इंसान, तो प्लेटो के जो कंधे थे वो चौड़े थे। सोक्रेटिस ने देख के ये कहा था कि तुम प्लेटो, जो उनका नाम दिया था। जैसे घर में आपका नाम जो रियल नेम डॉक्यूमेंट्स में अलग होता है, ठीक है, लेकिन जो आपका घर पे जो निकनेम होता है, सोनू मोनू कुछ भी बोल दिया आपको, तो ऐसे ही प्लेटो का जो निकनेम था वो प्लेटो था। लेकिन इसका रियल नेम क्या था फिर प्लेटो का? वो था एरिस्टोक्लीज। ये आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है कि एरिस्टोक्लीज के बारे में आपसे पूछा जाए कि एरिस्टोक्लीज के बारे में बताओ, आपने कभी नाम ही नहीं सुना एरिस्टोक्लीज का, आपको प्लेटो का रियल नेम नहीं पता एरिस्टोक्लीज, तो आप प्लेटो के बारे में बताएंगे क्या? बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखनी है कि एरिस्टोक्लीज एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब अपना क्या होता है कि मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, और जो प्लेटो जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब क्या होता है कि चौड़े कंधों वाला इंसान, ब्रॉड शोल्डर जिनकी बात करता है। और प्लेटो जो वर्ड जो नाम दिया था, ये आपको नोट डाउन कर लेना है कि ये सोक्रेटिस ने दिया था, जो इनके गुरु थे, जिनको सुकरात भी बोलते हैं। ठीक है, और एरिस्टोक्लीज इनका रियल नेम था। ठीक है,
आगे क्या है कि थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि जो अपना जो किसी भी थिंकर को पढ़ने का जो तरीका होता है, उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि कैसे हम उसके जो बचपन से लेके यूथ तक, कि कैसे उनके क्या लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे, फिर जानेंगे कि क्यों उन्होंने, फिर हमें ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि कैसे उस थिंकर ने ये आइडियोलॉजी प्रेजेंट की थी, ये थॉट दिया था। ठीक है, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। ठीक है, तो ये इस टाइप के आपको पीपीटी मिलने वाली हैं। आगे जो फर्दर वीडियोस आपको मिलेंगी उन सब में, और ये तो अभी ट्रेलर है आपका, इससे भी बेहतर जो कंटेंट है वो आपको कोर्स में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको बहुत ही इजीली आप इंटरलिंक कर पाए। ठीक है, तो प्लेटो के लाइफ इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं। टाइमलाइन की हमने बात कर ली थी। तो इसमें प्लेटो कहता है कि प्लेटो जो भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि मैं पैदा हुआ कहाँ पे, ग्रीस में पैदा हुआ। ठीक है, मैं पैदा हुआ ग्रीस में। ठीक है, इसके बाद वो कहता है कि मैं एक सिटीजन पैदा हुआ, ना कि एक स्लेव पैदा हुआ। भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं वो। ठीक है, एक मैन के तौर पे पैदा हुआ, ना कि एक औरत के तौर पे। ठीक है, तो इस पे भी आपको हम जब जो फेमिनिज्म पढ़ेंगे, फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, तो वो क्यों क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटो को, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद सबसे ज्यादा वो थैंकफुल है कि मैं सोक्रेटिस के टाइम पे पैदा हुआ, क्योंकि प्लेटो के हिसाब से ये था कि जो इनके गुरु हैं सोक्रेटिस, सुकरात जिनको बोलते हैं, वो धरती पे सबसे समझदार वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ। ठीक है, वो ये मानते थे। ठीक है, सोक्रेटिस इनके गुरु के बारे में आपको याद रखना है कि ऐसे इन्होंने जो भगवान का शुक्रिया अदा किया था कि मैं ग्रीस में पैदा हुआ, और जो सोक्रेटिस के टाइम पे पैदा हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और प्लेटो जिस फैमिली से बिलोंग करते थे वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी, ना कि कोई ऐसा नहीं है कि भाई जो गरीब फैमिली में पैदा हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा हुए थे। और वो क्या, वो सबसे पहले उनका जो लाइफ मोटिव था वो पॉलिटिक्स में जाने का था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो सोक्रेटिस के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, उस टाइम एथेंस में डेमोक्रेसी होती है, और सबसे बात जब वो सोक्रेटिस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो कैसे पॉलिटिक्स से स्विच होके फिलोसफी की तरफ चले जाते हैं। तो जब वो फिलोसफी की तरफ जाते हैं, अपनी थ्योरीज ऑफ फिलोसफी पे डेवलप करते हैं, तो उनको बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। ये बहुत बड़ी बात है कि जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि हम क्यों इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बोलते हैं, और क्यों हम एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, ये चीज समझने वाली बात है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो जो एरिस्टोक्रेटिक जो फैमिली में है उसमें पैदा होते हैं। ठीक है, और उस टाइम पे क्या थी अपनी, एथेंस में डेमोक्रेसी थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, लेकिन वहां पे क्या चल रहा होता है एथेंस में, एथेंस का जो वॉर है, जो वो स्पार्टा के साथ चल रहा होता है। ठीक है, और उस वॉर का नाम क्या था, पेलोपोनेशियन वॉर। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि पेलोपोनेशियन जो वॉर था वो किस किस के बीच में था, वो एथेंस और स्पार्टा के बीच में था। ठीक है, और जो एथेंस और स्पार्टा में सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि एथेंस उस टाइम पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, और जो स्पार्टा जो आपका था उस टाइम पे टोटली ऑटोक्रेटिक कंट्री थी, वहां स्टेट का ज्यादा रूल होता था। ठीक है, स्टेट ज्यादा गवर्न करता था, डेमोक्रेसी कम थी वहां पे। एक तो इस चीज से भी जो अपना प्लेटो है वो इस चीज से भी बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं कि जो स्पार्टा है उन्होंने कैसे एथेंस को हरा दिया। इसलिए भी वो डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं कि वहां पे जो स्पार्टा है, स्पार्टा में जो ऑटोक्रेटिक रूल है, स्टेट को ज्यादा तवज्जो दी जाती है डेमोक्रेसी के ऊपर। तो इसलिए वो अडॉप्ट करते हैं कि स्टेट को पावरफुल बनाया जाए, फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट वो देते हैं।
ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा वो क्रिटिसाइज करते हैं डेमोक्रेसी का। लेकिन ये एक ही रीजन नहीं है कि जिसके लिए डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं, और भी रीजन है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो वॉर है, जो पेलोपोनेशियन जो वॉर है, ये अपना 28 साल चलता है। ठीक है, और जो कि सबसे बड़ा रीजन क्या आता है, डिक्लाइन ऑफ एथेंस का निकल के आता है, जो कि एथेंस अपना स्पार्टा के हाथों हार जाता है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्लेटो के ऊपर पड़ता है कि कैसे स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया। ठीक है, तो इसके बाद वो क्या होता है कि उनके जो एम्बिशन है वो चेंज हो जाते हैं धीरे धीरे। कहाँ पे, पॉलिटिक्स से कहाँ फिलोसफी की तरफ, जब वो डिसाइपल बनते हैं किसके, सोक्रेटिस के। ठीक है, जब वो शिष्य बनते हैं सोक्रेटिस के। और उस टाइम पे प्लेटो क्या देखते हैं, दो अनसक्सेसफुल गवर्नमेंट्स अपनी जो जवानी है उसमें वो देखते हैं। पहला तो वो देखते हैं द रूल ऑफ 30, द रूल ऑफ 30। एथेंस के एथेंस हार चुका था स्पार्टा के हाथों। और उसके बाद जो रूल ऑफ 30 जो लगाया जाता है, जो 30 कमिश्नर जो अपॉइंट किए जाते हैं बेसिकली, उसको बोलते हैं रूल ऑफ 30। तो एक तो अनसक्सेसफुल गवर्नमेंट जो रूल ऑफ 30, जिसमें मेनली जो डेमोक्रेसी जो गवर्न करता है, जो एथेंस में जो चल रही है, उसका फेलियर वो देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि वो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, कहाँ है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एथेंस में, इसका फेलियर देखते हैं। ये फेलियर देखते कैसे, क्योंकि एथेंस हार गया किसके हाथों, स्पार्टा के हाथों। किस वॉर में, पेलोपोनेशियन वॉर में, जो कितने साल चला, आपका 28 साल चला। और उसके बड़े रीजन थे, क्योंकि एक तो डेमोक्रेसी थी, दूसरा उसमें करप्शन के भी रीजन बताते हैं इसमें। ये जो प्लेटो को हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं कि करप्शन के क्या कॉजेज रहे हैं। वो बताते हैं कि रेवोल्यूशन पे भी वो बताते हैं, उसके बाद वो फैमिली पे भी बात करते हैं, उसके बाद वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी बात करते हैं। ठीक है, तो इस ये जो दो फेलियर जो वो देखते हैं, उसके बाद जो उनका जो माइंडसेट है वो पॉलिटिक्स से फिलोसफी की तरफ आने लगता है। वो अक्यूज करते हैं, वो जो डेमोक्रेट्स अक्यूज हिम इम्प्योरिटी एंड इमोरलिटी, गिव हिम ए कप ऑफ पॉइजन। सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद क्या होते हैं, क्योंकि वो क्या मानते हैं कि जो उनके जो गुरु है सोक्रेटिस, सुकरात हैं, वो वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ है। लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है आपका, कि सुकरात को जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो मानती है कि ये यूथ्स को क्या कर रहे हैं, ये यूथ्स को का जो माइंड वॉश कर रहे हैं अगेंस्ट एथेंस। ठीक है, क्योंकि जो सुकरात थे वो अपने आप को क्या बोलते थे, वो बोलते थे गैड फ्लाई। अपने आप को सुकरात अपने आप को गैड फ्लाई नाम से रिप्रेजेंट करते थे। इसका मतलब ये वो मक्खी जो आपको अनोइंग करे। ठीक है, आपको थोड़ा इरिटेट करे। इरिटेट का मतलब यही था कि ये इस हिसाब के क्वेश्चन पूछते थे उस टाइम पे। जो डेमोक्रेट थे जो एथेंस को चला रहे थे, उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, ये यूथ्स को ऐसे पढ़ाते थे कि वो जो डेमोक्रेट्स थे उनको उनसे वो क्वेश्चन रेज करें उस हिसाब के। तो इसलिए जो डेमोक्रेट्स थे एथेंस के उस टाइम के, वो क्या करते हैं, कप ऑफ पॉइजन दे देते हैं। अक्यूज करते हैं, पहले तो वो अक्यूज करते हैं। ठीक है, और अक्यूज कौन सी, और प्लेटो फिर उसके बाद एक बुक लिखते हैं जिसमें जितने सोक्रेटिस पे जो डेमोक्रेट ने अक्यूज लगाए थे, वो कौन सी बुक में वो बताते हैं, वो अपोलॉजी में बताते हैं। ये भी आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, और उसके बाद जो सोक्रेटिस की डेथ के बारे में कौन सी बुक में बात करते हैं, वो बात करते हैं क्रीटो में। ठीक है, दोनों ही अलग अलग है। क्रीटो जो बुक है, जो प्लेटो की है, वो बात करते हैं सोक्रेटिस की डेथ के बारे में बात करते हैं, वो आपके क्रीटो में। और जो उन पे जो ब्लेम लगाए गए थे सोक्रेटिस पे, वो अपोलॉजी बुक में वो बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है अपना, कि पहले तो सोक्रेटिस को डेमोक्रेट अक्यूज करते हैं कि तुम जो यूथ है उनका माइंड वॉश कर रहे हो, और उसके बाद उनको मौत की सजा सुना दी जाती है, कप ऑफ पॉइजन देके। ठीक है, तो इस वजह से ये कुछ इवेंट्स रहे हैं उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से जो पॉलिटिक्स से दूर चले गए और वो फिलोसफी की तरफ टिल्ट हो गए। ठीक है, और फिलोसफी की तरफ टिल्ट हुए तो उन्होंने ज्यादातर जो अपने आइडियाज, ऑलमोस्ट सारे, इसलिए उनको आइडियलिस्ट थिंकर भी बोलते हैं।
ठीक है। आइडियलिस्ट और रियलिस्ट में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो आइडियलिस्ट क्या करता है, वो कहता है कि क्या होना चाहिए, व्हाट ought टू बी। ठीक है। रियलिस्ट जो थिंकर है वो कहता है व्हाट इज, क्या है, वो प्रेजेंट की बात करता है रियलिस्ट। ठीक है। आइडियलिस्ट जो थिंकर है वो कहते हैं क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए। ठीक है। इन दोनों में आपको जो बेसिक डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए कि आइडियलिस्ट और रियलिस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि इसलिए जो प्लेटो को बोला जाता है अपना फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है। ये एक बहुत ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसमें आपसे यदि ये आपसे पूछा जाए कि प्लेटो को क्यों फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ना बोल के फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बोला जाता है, क्यों वो पॉलिटिक्स से फिलोसफी की तरफ चले गए, तो ये जो दो तीन जो इवेंट जो हमने देखे थे उनकी लाइफ में, उनकी जवानी में, जो जो इवेंट जो हुए थे जिन्होंने उनको टिल्ट कर दिया पॉलिटिक्स से फिलोसफी की तरफ। ठीक है। तो ये इवेंट्स आप बता सकते हैं, तो उसके बाद ये आपका क्लियर हो जाएगा कि पॉलिटिक्स से फिलोसफी की तरफ क्यों गए वो, और उनको क्यों फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बोला जाता है। ठीक है। तो आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो एक स्कूल फॉर्म करते हैं जिसमें वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और उस स्कूल का क्या नाम है, अकेडमी। ठीक है। ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो उन्होंने जो स्कूल जो बनाई थी जिसमें वो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे एथेंस के लोगों को, उस स्कूल का क्या नाम था, अकेडमी था। ठीक है। और ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी कहाँ की, यूरोप की। और ये जो अकेडमी जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है। ग्रीक वर्ड है। और ये कहाँ से लिया है, एक ग्रीक हीरो हुआ करता था, वो क्या था, अकेडेमस। उससे ये वर्ड लिया गया है अकेडमी। ठीक है। उससे ये वर्ड लिया गया है अकेडमी, जो उनकी स्कूल का नाम था। और जो अकेडमी के गेट पे जो लिखा हुआ था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो दोज हु डू नॉट नो ज्योमेट्री दे हैव नॉट कम इन, कि जो ज्योमेट्री को नहीं जानता वो अंदर ना आए। ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है कि जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल फिलोसफी की, तो हम बात करते हैं कि ये सिर्फ एक अपना जो अपना जो सब्जेक्ट है, ये सिर्फ एक ह्यूमनिस्टिक जो डेवलपमेंट है, जो सोसाइटी के बारे में बात करता है, कम साइंटिफिक है। जो फिलोसफर है ये आइडियलिस्ट है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम होप्स के बारे में बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे जो गैलीलियो का जो थ्योरी ऑफ मोशन है उनको अपने आइडियोलॉजीज के साथ इंटरलिंक करते हैं। जब हम प्लेटो पढ़ रहे हैं तो वो कैसे ज्योमेट्री को अपनी जो स्टडी है उसमें तवज्जो देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आइडियलिस्ट जो सिर्फ ये सोचते हैं कि क्या ख्याली पुलाव जो बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनके थॉट्स हैं, उनमें हमें कहीं ना कहीं जो साइंस का जो पेनिट्रेशन है वो भी उनकी सोच में हमें देखने को मिलता है। इसलिए अपनी जो उनकी जो एकेडमी थी, जो स्कूल थी जिनका नाम था, उन पे वो बोलते हैं कि उन पे एक जो कोट है वो छपवाया जाता है कि जिनको ज्योमेट्री नहीं आती वो अंदर ना आए। ठीक है। और इन दी एंड ये होता है कि जो 80 साल की एज में उनका डेथ हो जाती है। तो जो बेसिक अभी तक हमने यही जाना है कि कैसे उनकी जो जब वो यूथ थे तो उनके टाइम पे क्या क्या इवेंट्स हुए, कैसे सोक्रेटिस को पॉइजन दिया गया, क्यों पॉइजन दिया गया। बेसिकली अभी अपना समझने का इस वीडियो का सबसे बड़ा मेन मोटिव अपना ये है कि सब्जेक्ट को हम पढ़े क्यों। ठीक है। ना कि ये बेसिक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है अपना। हर चीज का एक रीजन है। हर चीज एक दूसरी चीज से इंटरलिंक करती है। वो बताती है कि क्यों प्लेटो अपना जो पॉलिटिक्स से फिलोसफी की तरफ चला गया, क्यों वो बताती है कि जो सोक्रेटिस को डेमोक्रेट ने पॉइजन दिया, उनको मौत की सजा सुनाएगी। कैसे वो बताते हैं कि आगे हम देखेंगे कि कैसे जो प्लेटो है वो स्पार्टा से इंस्पायर्ड होते हैं, स्पार्टा की जो एजुकेशन है उससे इंस्पायर होते हैं। ठीक है। कैसे जो स्पार्टा का जो स्टेट ओन सिस्टम है उससे इंस्पायर होते हैं। कैसे वो डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं, डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। ये बहुत बड़े जो इवेंट हुए हैं जो प्लेटो की लाइफ में हुए हैं,
उसके बाद हम प्लेटो के जो मेन वर्क्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि किसी भी थिंकर के बारे में अब जब बात करते हैं तो उसका सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट यही होता है अपना, कि पहले उसके लाइफ इंट्रोडक्शन के बारे में देखें कि उनकी लाइफ कैसी बीती है, कैसी फैमिली में वो पैदा हुए हैं, क्या उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंस को देखते ही हम ये जान पाते हैं कि वो कैसे थॉट्स या कैसी आइडियोलॉजी प्रमोट करने वाले हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हम उस थिंकर के वर्क वर्क देखते हैं, क्योंकि जहां वो जो बुक उन्होंने लिखी हैं उन बुक में अपने वो थॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड थ्योरी, तो ये आपको पता होना चाहिए। थॉट किसी एक इंडिविजुअल का होता है, जो थ्योरी होती है जैसे मान लो लिबरल थ्योरी होगी, उसमें बहुत से थॉट आ सकते हैं। ठीक है। जो थॉट है वो एक इंडिविजुअल का होता है, थ्योरी होता है कि उसमें एक अम्ब्रेला टर्म होती है जिसमें सब अपने अपने बारे में बताते हैं कि कि लिबरलिज्म क्या है। वो प्लेटो के हिसाब से अलग हो सकता है, मैकेवली के हिसाब से अलग हो सकता है, जॉन लॉक के हिसाब से उनके थॉट के हिसाब से अलग हो सकता है, होब्स के हिसाब से अलग हो सकता है, रूसो के हिसाब से अलग हो सकता है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपना थॉट एंड जो थ्योरी। ठीक है। अब प्लेटो के मेन वर्क्स के बारे में बात करते हैं कि अब इसमें जो हम बात करेंगे, जो मेन जो वर्क है, जैसे रिपब्लिक हो गया, स्टेटमेंट्स हो गया एंड द लॉज हो गया। इसके अलावा भी आपके जो बहुत से वर्क हैं, जिसमें आप मैंने आपको क्रीटो के बारे में बताया था, अपोलॉजी के बारे में बताया था। तो जो मेन जो वर्क है जो इनका जो रिपब्लिक है, लेकिन जो इनकी बुक्स में जो हीरो रहे हैं वो सोक्रेटिस रहे हैं। इनका सबसे बड़ा रीजन यही है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो मानते थे कि जो सोक्रेटिस है वो वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ है। ठीक है। और जो इनकी अकेली जो बुक है लॉज, उनको छोड़ के बाकी जितनी इनकी बुक्स हैं उनमें सब में सोक्रेटिस का इनका इन्फ्लुएंस रहा है। ठीक है। जो पहली जो बुक है रिपब्लिक, इसके बारे में बात करते हैं, जो कि 375 बीसी में इन्होंने पब्लिश की थी, लिखी थी। इसमें टोटल जो आपको डेट वगैरह, ये ज्यादा डेट आपकी पूछी नहीं जाती, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो बेसिक जो कॉन्टेक्स्ट है कि बुक में क्या क्या चीजें हैं, उसी टाइप के आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन एक जो अभी रिसेंट में पूछा गया था क्वेश्चन की, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में मैरी विल्सन क्राफ्ट ने किसको क्रिटिसाइज किया था। ठीक है। ऐसे आपको छोटी जो बुक हैं, तो उन्होंने रूसो की जो इमाइल जो बुक है ऑन एजुकेशन, उसको क्रिटिसाइज किया था। अभी हम देखेंगे। तो जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बुक के बारे में वो आपको बताना चाहिए। ठीक है। जो रिपब्लिक जो अपनी बुक है, इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं और उसका जो मेन जो थीम है वो है जस्टिस का। ठीक है। वो जस्टिस के बारे में भी बताते हैं कि, और जो जस्टिस के कॉन्सेप्ट हैं, जो कैप्लोस हो गया, थेरस मार्कस हो गया, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे वो उनको उनकी जो स्टेटमेंट है जस्टिस को लेके, उनको रिफाइन करते हैं, कैसे उनको क्रिटिसाइज करते हैं, कैसे उनको बताते हैं कि ये स्टेटमेंट ऐसे ना होके ये रिफाइन होके ऐसे होगी, तब वो जस्टिस के बारे में 3-4 पॉइंट अपने प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और इसी बुक में ये फिलोसफर किंग के बारे में बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है कि ये डायरेक्ट काफी बार ऐसा आपसे पूछा गया है एग्जाम में कि प्लेटो फिलोसफर किंग के बारे में कौन सी बुक में डिस्क्राइब करते हैं, तो आपकी वो बुक आएगी, रिपब्लिक बुक आएगी। ठीक है। और इसके बाद जो रिपब्लिक बुक के बारे में रूसो ने एक बार कहा था कि ये जो बेस्ट वर्क है पेडागोजी का, सबसे बेस्ट वर्क है पेडागोजी का। ठीक है। और ये कौन सी बुक में कहा था रूसो ने अपना, जो रूसो की बुक थी, कौन सी, इमाइल, जो कि ऑन एजुकेशन। ये आपको नोट डाउन कर लेना है कि रूसो ने जो अपनी जो बुक थी इमाइल, जो कि ऑन एजुकेशन थी, उसमें ये कहा था कि जो रिपब्लिक जो प्लेटो का जो वर्क है वो बेस्ट रिटन वर्क है पेडागोजी का। पेडागोजी वर्ड है उसका मतलब होता है कि द आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है। तो ये रूसो ने कहा था। और रूसो ने इसके बाद जो इमाइल जो बुक थी, इसमें ही हमने देखा था इस बुक को क्रिटिसाइज कौन करता है, इनको क्रिटिसाइज करते हैं मैरी वोल्स्टन क्राफ्ट। ठीक है। कौन सी बुक में क्रिटिसाइज करते हैं, विंडिकेशन राइट्स ऑफ वेमेन में। ये इमाइल जो बुक है रूसो, उसमें रूसो क्या कहता है कि जो फीमेल एजुकेशन को इतना वो तवज्जो नहीं देते, तो विंडिकेशन राइट्स ऑफ वेमेन में वो रूसो को क्रिटिसाइज करती है मैरी वोल्सनक्राफ्ट, जो कि ग्रैंड मदर मानी जाती है किसकी, लिबरल फेमिनिज्म की। ठीक है। विंडिकेशन राइट्स ऑफ मैन में वो एडमंड बर्ग को क्रिटिसाइज करती है
ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, काफी बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हजरत महल है, उन्होंने कहा था कि सभी लाइब्रेरीज को आग लगा दो, क्योंकि जो जो नॉलेज है वो रिपब्लिक बुक में ही है। ठीक है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने कही थी। इसके बाद जो हमारे जो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था जाकिर हुसैन, उन्होंने तो क्या किया था, जो रिपब्लिक जो वर्क था उसको ट्रांसलेट कर दिया था किसमें, उर्दू में, और उसका नाम क्या दिया था, रियासत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कि आपसे डायरेक्ट ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो जो रियासत जो वर्क है जाकिर हुसैन जी का, वो ट्रांसलेट जो उर्दू में उन्होंने की थी, वो वो किसको कन्वर्ट करके किया गया था। जो प्लेटो का जो वर्क था अपना रिपब्लिक, उसको उन्होंने उर्दू में कन्वर्ट करके रियासत उसका नाम दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो आगे जो नेक्स्ट बुक है अपनी, इसमें हम जो बात करते हैं, एक तो सबसे पहले कि किसी भी जो थिंकर है उनकी बुक्स के बारे में हम बात करते हैं, तो उनको सीक्वेंस से आपको याद रखना है। ठीक है, और ये सीक्वेंस से ही हम आपको पढ़ाएंगे कि पहले कौन सी बुक आती है, उसके बाद कौन सा, क्योंकि काफी बार ऐसा क्वेश्चन देखा गया है, पीवाईक्यूज में हमने देखा था कि बुक्स को क्या किया जाता है कि अरेंज करने के लिए बोल दिया जाता है कि सबसे पहले कौन सी बुक लिखी, फिर उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो ये जो रिपब्लिक जो अपनी जवानी में प्लेटो अपना लिखते हैं, जो रिपब्लिक जो बुक है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखनी है। फिर आपका स्टेटमैन आता है, फिर आपका द लॉज आता है इसके बारे में। तो जो स्टेटमैन जो बुक है, इसमें ये रिपब्लिक के बाद लिखा जाता है, और इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स है, बस इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पूछा जाए। बस इसमें ये देखना है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स हैं, वो कितने कितने टाइप के स्टेट हैं, वो 3 टाइप के जो स्टेट बताते हैं इसमें। ठीक है, तो वो भी हम जब और इन डेप्थ इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगा आपको कि जो 3 टाइप के जो आपके स्टेट्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट बुक है वो जो द लॉज है, जो 347 बीसी में आपकी जो उन्होंने जो वर्क किया था, ये सबसे लास्ट वर्क है। ठीक है, द लॉज में क्या करते हैं कि इट कंटेन्स द प्रैक्टिकल एनालिसिस। यहाँ पे आके हम देखते हैं, द लॉज बुक है, यहाँ पे हम आके देखते हैं कि जो प्लेटो है, जो पहले यूटोपियन थोड़ा सा माना आइडियलिस्ट थे, ठीक है, और यूटोपियन जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है, यूटोपियन वर्ड का मतलब ये है कि वो आइडिया जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो सके, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ख्याली पुलाव जिसको बोलते हैं, बिल्कुल। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन ये जो जैसे पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है, पार्टीलेस डेमोक्रेसी, पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और स्टेटलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इसमें अपने गांधी जी हो गए, ठीक है, और जयप्रकाश नारायण हो गए, ये अपने पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है अभी के टाइम पे, अभी इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है अपनी, क्या ये ऐसा पार्टीलेस डेमोक्रेसी पॉसिबल है? तो ये एक यूटोपियन आइडिया हो गया। ठीक है, क्या यहाँ पे यदि बेसिकली अब ये बोले कि एक हिसाब से राम राज्य लाने की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें यही होता है कि जो बिल्कुल ही पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात किया जाता है कि तो क्या हम इसको अभी के टाइम पे यदि वो अप्लाई किया जाता है, तो क्या ये आइडिया सस्टेन कर पाएगा? ठीक है, तो उसको यूटोपियन आइडिया बोलते हैं। तो इसमें यही है कि ये यहाँ पे आके हम देखते हैं कि थोड़ा सा जो प्लेटो है वो प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके आते हैं। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच वो लेके आते हैं, आइडिया से थोड़ा सा बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, वो थोड़ा प्रैक्टिकल रियलिस्ट थोड़ा सा बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है, पॉलिटिकल एनालिसिस, प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल टॉपिक्स के बारे में वो बात करते हैं। आइडियलिज्म से थोड़ा सा बाहर निकल के आते हैं, वो प्रैग्मेटिक अप्रोच की बात करते हैं, थोड़ा सा रियलिस्ट होते हैं वो। ठीक है, यहाँ पे द लॉज जो उनकी लास्ट बुक है उसमें, ठीक है, वो मेंशन करते हैं गवर्निंग काउंसिल के बारे में।
तो ये भी आपसे डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्निंग काउंसिल है तो वो कौन सी बुक में आपका मेंशन किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ जो जो स्टेट्स है अपना, वो कौन सी बुक में आपको बताया गया है, स्टेटमैन में बताया गया है। रिपब्लिक बुक के बारे में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो रिपब्लिक जो फिलोसफर किंग है उन्होंने उसके बारे में कौन सी बुक में डिस्क्राइब किया है। और जो जो रियासत जो बुक थी जो उर्दू में ट्रांसलेट की गई थी वो किसका जो मेन वर्क है ये पूछा जा सकता है। कैसे वो रिपब्लिक के साथ जुड़ी हुई है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो अपनी वीडियो थी इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम कितना और इन डेप्थ प्लेटो के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ऐसा ही कंटेंट इससे भी बेहतर जो और भी अच्छा कंटेंट है आपको और आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलेगा। जो जिस कोर्स में हम आपसे वादा कर रहे हैं कि यूजीसी नेट 2024 का जो दिसंबर में होगा उसको हम बहुत ही ऐसे इन डेप्थ जो फैक्ट्स हैं वो पढ़ के हम उनको इजीली क्रैक कर पाएंगे। हम इंटरलिंक कर पाएंगे चीज़ों को कि क्यों प्लेटो को बेसिक जो चीज़ों के बारे में कि कैसे वो फिलोसफी से पॉलिटिक्स की तरफ गए, कैसे उनकी बुक्स में क्या-क्या चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं, कैसे जो जो अपना जो क्रीटो जो वर्क है उनमें उन्होंने क्या डिफाइन किया है, अपोलॉजी जो वर्क है उन्होंने क्या डिफाइन किया है। और जो फैक्चुअल जो कंटेंट है वो हर वीडियोस पहले हम सब्जेक्ट को बाइफरकेट करेंगे कैसे। पहले जो भी टॉपिक होगा जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का हमने आज टॉपिक किया है तो इसमें क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम थ्योरी और स्टोरी के बेस पे हम किसी भी थिंकर के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि कैसे उनकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। हम क्यों पे ज्यादा फोकस देंगे क्योंकि जब हमें रीजन पता लगता है किसी चीज का, ठीक है, किसी भी चीज का हमें रीजन पता लगता है तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है उस चीज के बारे में जानने का। अब मैं आपको सीधा सीधा पढ़ाने लगूं कि ये हो गया था, ठीक है, तो वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लगेगा और वो बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, हमें हर एक वर्ड का हर एक चीज का पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सी बेसिक चीजें होती है। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि प्लेटो जो है वो उनका निक नेम है, रियल नेम क्या है इनका, एरिस्टोक्लीस है। दोनों वर्ड ग्रीक वर्ड है। वर्ड का मीनिंग क्या है, प्लेटो वर्ड उनको दिया, नाम जो दिया गया था, आपको जो सोनू मोनू नाम दिया जाता है वो किसने दिया था, प्लेटो जो नाम उन्होंने किसने दिया था। सोक्रेटिस अपने आप को गैड फ्लाई के नाम से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्री जो इनका जो प्लेटो का जो वर्क है, जो डिडक्टिव अप्रोच है इनकी, दो टाइप की अप्रोच होती है, अपनी डिडक्टिव अप्रोच होती है और एक आपकी इंडक्टिव अप्रोच होती है। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि इन दोनों में से डिडक्टिव अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है, इंडक्टिव अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि जो आपका जो डिडक्टिव जो अप्रोच होती है अपनी, वो प्लेटो लेके चलते हैं और इंडक्टिव जो अप्रोच होती है अपनी वो एरिस्टोटल लेके चलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम जो आगे जो डिफरेंस है वो हम इन डेप्थ इनमें पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज जितना हमने पढ़ा है उसमें जो फैक्ट्स हैं आपके क्लियर होंगे हुए होंगे और आपके जो जो रीजन है किसी चीज के बारे में कि क्यों ऐसा हुआ वो आपका क्लियर हुआ होगा। आपको जो जो अपब्रिंगिंग है प्लेटो की उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चला होगा। तो इससे भी जो बेहतर कंटेंट है वो आपको कोर्स में मिलने वाला है। कोर्स के साथ जुड़े रहें, ऐसी आपको 2 से 3 डेमो वीडियोस और मिलेंगी जिसमें अभी जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे अपना एक बन गया, एक हम बनाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बना देंगे। ठीक है, और एक हम बना देंगे इंटरनेशनल रिलेशन पे बना देंगे। तो हम हर चीज को हम सिर्फ फोकस करेंगे क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा होता है, इसका पास्ट के साथ क्या कनेक्शन है, प्रेजेंट में ऐसा क्यों हो रहा है और फ्यूचर में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहें लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ और जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं और जो डेमो क्लासेस है वो आपको एप्लीकेशन पे मिल मिल जाएंगी। और कोर्स के बारे में हमने जो प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उस पे हमने आपको कोर्स के बारे में जो डिटेल थी वो एक्सप्लेन कर दी थी। और जून 2024 का जो एग्ज़ाम है एनटीए ने कैंसिल कर दिया है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तैयारी अभी हल्की कर देनी है, या कुछ वीडियो जो सर्कुलेट होंगी उसमें ये बताया जाएगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो बाद में होगा। तो अभी ये सोच के नहीं बैठना है अभी हमें, ठीक है। अभी एक रिवीजन सेशन भी हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें अभी जो 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 टाइम बचा है आपके पास इस टाइम, जो वो 20 दिन का हो सकता है, 25 दिन का, 30 दिन का हो सकता है। एनटीए जल्दी ही एग्जाम शेड्यूल आपका जारी करेगा, तो उसमें हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप रिवीजन कर पाएं और जल्दी से जल्दी आप ये एग्जाम भी क्रैक कर पाएं। तो कोर्स के बारे में आपको सबको पता है, आप विजिट करें लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर एप्लीकेशन को, जुड़े रहें। और ये जो वीडियो है ये आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।